नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं अविनाश और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है चौधरी मदन मोहन समर, जो पेशे से एक पुलिस अफसर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, वर्दीधारी हैं, लेकिन इस वर्दी के पीछे एक कोमल हृदय भी वो रखते हैं, एक कवि का। तो मदन मोहन जी, आपका बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। आप पधारे। किस तरह नमस्कार। से ये यात्रा, एक पुलिस महकमे से आप आते हैं और इतने बड़े ओहदे पर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। पुलिस वालों की छवि जो दिलो दिमाग में रहती है लोगों की, तो एक बड़ी अनुशासित और एक कठोर और कहना चाहिए न्यायप्रिय व्यक्ति की छवि हमें दिखाई देती है, जो बहुत कठोर होता है। लेकिन कभी भी हृदय रख सकता है एक पुलिस अफसर, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो पुलिस महकमे में आने से पहले आपकी ये काव्य यात्रा शुरू हो गई थी कि उसके बाद से ये हुनर आप में आया? कैसे ये यात्रा शुरू हुई, पहले ये बताइए। अविनाश जी, मैं सबसे पहले हमारे पूरे दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। काव्य यात्रा की जहाँ तक बात है, तो कवि बनता नहीं है, कवि होता है जी। जन्म से होता है। और यही मेरे साथ था कि मैं जब चौथी पांचवी में था तो कुछ तुकबंदियाँ किया करता था, और 10वीं कक्षा तक आते आते मेरी कुछ कविताएं लोगों को अच्छी लगने लगी और मैं स्थानीय तौर पर जिले में आसपास के कवि सम्मेलनों में जाने लगा था। और उसके बाद चूंकि एक युवा का जो संघर्ष होता है वो प्रारंभ हुआ ग्रेजुएशन करने के साथ साथ। एक अच्छी नौकरी की जो तलाश अक्सर सबको होती है वो मुझे भी थी, तो उसमें तैयारी की और सौभाग्य से प्रथम बार में ही मैं मध्य प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के तौर पर सेलेक्ट हो गया। तब थानेदार बहुत बड़ी चीज माना जाता था, तो बड़ा मजा आया। अब चूंकि पुलिस में आ गए थे तो हमारे सामने कविता का एक बहुत बड़ा कैनवास मौजूद था जी। आपने एक चीज कही कि पुलिस कठोर होती है या पुलिस की छवि जो है वो लोगों में कुछ अलग हटकर है। जी। तो मैं ये मानता हूं कि मैं पुलिस की नौकरी के लिए ही बना था जी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप अगर किसी की मदद करते हैं, अगर आपके मन में संवेदना है, तो ग्रास रूट तक जाकर आप अगर किसी की सहायता कर सकते हैं, तो वो केवल एक पुलिस की नौकरी है जिसके अंदर आपका स्वाभिमान भी है, आपका सम्मान भी है और लोगों के लिए आपके पास काम करने का एक बड़ा स्कोप है। जी। कविता और पुलिस, जी, ये एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर लोगों द्वारा मुझसे पूछा जाता है। जी। तो मेरा ये मानना है, एक इंटरव्यू के दौरान एक शब्द निकला और वो इसकी परिभाषा बन गया कि पुलिस जो है वो एक कठिन कविता है। कविता का अपना विधान होता है, उसका शास्त्र होता है, उसका छंद होता है, उसकी मात्राएं होती हैं, उसके वर्ण होती हैं। उसके बाहर अगर आप जाएंगे तो कविता नहीं होगी। इसी तरह पुलिस का भी अपना एक विधान है, उसकी एक परिपाटी है, उसका एक लहजा है, उसका एक रिदम है। अगर आप उस खांचे के अंदर चलेंगे जी, तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे और एक अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में भी आप काम करेंगे। जी। तो मदन जी, इसी तरह इसको पूरा करता हूं मैं कि कविता जो है जी, वो एक सौम्य पुलिस है। जी। जिस तरह से पुलिस के अंदर अनुशासन है, इस तरह से कविता के अंदर भी अनुशासन है। और कविता, जैसे आप जानते ही, लोग बोलते हैं कि कविता की चोट जो होती है बिल्कुल फूल जैसी होती है, लेकिन वो बड़ी गहरी लगती है। जी। तो शब्द ही वो शस्त्र हैं जो लोगों के दिलों तक उतरते हैं और वहां तक पहुंचकर अपना काम करते हैं। तो इस तरह पुलिस एक कठिन कविता है
और कविता एक सौम्य पुलिस। चलिए, इस प्रोफेशन में रहते हो, जैसे बड़े अच्छे से ही आपने इस चीज़ को बताया, पुलिस और कविता को जिस तरह से आपने उसका एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की और जिस तरह से आपने उसको परिभाषित किया, ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही है। ये भी सुनने में आया है या हमने देखा है कि जो पुलिस विभाग है उसमें बहुत सारे नवाचार होते हैं कई बार। जो अपराधी हैं उनका मानस बदलने की भी कोशिशें होती हैं। पुलिस परामर्श केंद्र हैं, कई तरह की नए नए चीज़ें हुई हैं। आपको क्या लगता है जो एक कानून की धारा के तहत जो पुलिसिंग होती है, जिसमें हम अपराधियों को ट्रीट करते हैं या जिन फरियादी जो हैं, जो पीड़ित है, उसको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, उसमें एक जो जिस तरह का रिवायतन चला आ रहा है सिस्टम, उस सिस्टम के तहत ही हम देखते आते हैं कि पुलिस अपना काम करती है। लेकिन आप चूंकि एक कवि भी हैं, वैसा हृदय भी रखते हैं, उतनी कोमलता भी है आप में, और जैसा आपने बताया कि पुलिस भी एक कविता है, तो आपने अपनी कविताओं के जरिए या अपनी इस पहलू का जो है, आपके जो इंटरनल पार्ट है, उसके जरिए कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आप ला पाए या आप इस कोशिश में कितने सफल हुए? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा आपकी बातों से कि आप भी चाहते थे कि कविता के माध्यम से मैं एक जनसेवा करूं, तो उसमें कितना आपको लगा कि प्रयास आपके सार्थक हुए? देखिए, मेरी लगभग 37 साल की पुलिस की नौकरी पूरी हो चुकी है जी। अगले वर्ष मेरा रिटायरमेंट है। अभी आपने देखा भारतीय कानूनों के अंतर जी परिवर्तन किया गया है जी। नए कानून आए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता की जगह जी। उसमें एक पार्ट दिया है सामुदायिक पनिशमेंट, सामुदायिक सजा। जी। मजिस्ट्रेट कुछ मामलों में किसी आरोपी को सामुदायिक काम करने के लिए, जब वृक्षारोपण करो जी, या इतने दिन तुम किसी स्कूल में जाकर पढ़ाओ जी, या ये स्वच्छता अभियान में भाग लो, जी, ये सजाएं भी उसके अंदर दी गई। जी, ये कानूनन बात कही। जी, मैं पिछले 37 साल से जी, सामुदायिक पुलिस के साथ जुड़ा हूं जी, और मेरा ये मानना रहता है जी, कि हम जनता के बीच में जनता की सेवा करने के लिए हैं, जी, जनता का काम करने के लिए हैं। इसलिए तरह तरह के लोग होते हैं, बहुत दुर्दांत अपराधी होते हैं जिनसे हमें निपटने के लिए बहुत साहस की भी जरूरत होती है जी, और एकदम तत्काल निर्णय लेने की भी जरूरत होती है जी, और उसमें एक डीप इन्वेस्टिगेशन और उनको कोर्ट से सजा कराने की हमारी जिम्मेदारी होती है जी, ताकि खूंखार अपराधी समाज के लिए खतरा ना बने। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इसमें अच्छी सफलता मिली कानूनन लोगों को सजा दिलाने में। जी, दूसरी चीज होती है कि वहां आपको कानून अपने स्थान पर है, जी, लेकिन सामाजिक दृष्टि से थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जी, तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि खासतौर से हम देखते हैं ट्रैफिक के दौरान जी, या बहुत छोटी मोटी बात के ऊपर लोगों के आपस में मनमुटाव, विवाद हो जाना, पति पत्नी के बीच विवाद हो जाना, पिता पुत्र के बीच विवाद हो जाना, तो इन चीजों को हम बैठकर समझाकर जी, और उनको जोड़कर रखने का प्रयास करें, ये ज्यादा बेहतर होता है। जैसे परिवार परामर्श केंद्र बन रहा है जी, आपने एक चीज देखी होगी, आप भी उस दौर से गुजरे जी, बेटा शैतानी नहीं करना, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे। जी, जी, तो हमारे लिए ये बड़ी चुनौती है अविनाश जी। जी, हम सामान्य तौर पर बोल देते किसी बच्चे को शैतानी नहीं करना, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि वो बच्चा सारी जिंदगी पुलिस से डरता रहता, वो खाकी वर्दी से डरता रहेगा। जी, जबकि होना उल्टा चाहिए कि बच्चे को ये बताया जाना चाहिए कि बेटा अगर तुम कहीं अकेले में परेशान हो जाओ, तुम कहीं खो जाओ, तो तुम पुलिस वाले अंकल के पास जाना। बिल्कुल। तो उसके दिमाग में ये बैठेगा कि पुलिस हमारी मित्र होती है। तो हम तो बचपन से ही उसका जब होश नहीं संभाला किसी व्यक्ति ने, बच्चे ने, हम उसके दिमाग में फिट कर देते हैं कि पुलिस आपकी दुश्मन है,
तो वो सारी उम्र उसके साथ ही रहता है। तो इसके लिए नवाचार की जरूरत होती है। बाल मित्र योजना हमारी इसलिए चलती है, जिसमें हम बच्चों को जी। थाने का भ्रमण कराते हैं, हम लोग बच्चों के बीच में जाते हैं और उनको पुलिस के साथ जोड़ते हैं। ऐसी कई चीजें चलती हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है समर साहब की इस तरह की चीज़ें हों, और आप भी इस तरह की चीज़ों को करने के लिए जाने भी जाते हैं। और आपने कई बार जैसा आपने बताया कि आप लोगों के बीच में भय का माहौल पैदा नहीं करना चाहते हैं, पुलिस के प्रति एक सहयोग की भावना लोगों में आए कि ये पुलिस हमारी मित्र है। इस दिशा में आपने काम किए और बहुत सफलता भी इसमें आपको मिली। अब बात आ जाते हैं आपके दूसरे पहलू पर। ये तो बात हो गई पुलिस की, जिसमें आपने एक कवि हृदय को किस तरह से पुलिसिंग में उसका सहयोग लिया और काम किया। अब बात आ जाती है आपकी काव्य यात्रा की। तो काव्य यात्रा में जैसा हम जानते हैं कि हर बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप दिल्ली बुलाए जाते हैं, वहाँ पर जाके आप अपना काव्य पाठ करते हैं। ऐसी वो कौन सी कविता है जिसने आपको ख्याति, मान सम्मान दिया, और आज आप पूरे दुनिया के कई देशों में भी जो है कवि सम्मेलनों में शिरकत कर चुके हैं, हिंदुस्तान में तो आप जाते ही हैं। तो ऐसी वो कौन सी कविता थी जो आज भी सुनना पसंद करते हैं लोग और बहुत मकबूल हुई? हम चाहेंगे वो 4 पंक्तियों से गुनगुनाएं भी आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुनाऊंगा। कविताएं तो सभी अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। जब मैंने कविता लिखना शुरू करी थी तो मेरा जब सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू था, उस समय भी हमारे विद्वान जो इंटरव्यू कमेटी में थे, आदरणीय एस.एन. चतुर्वेदी साहब, नेगी साहब और गिल साहब। तो चतुर्वेदी साहब जो उस समय आईजी थे, वो काफ़ी हिंदी के ज्ञाता थे। तो मैंने उसमें अपने फॉर्म में लिखा था साहित्यिक अभिरुचि। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि साहित्यिक अभिरुचि में क्या करते हैं? तो मैंने कहा कविता लिखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि चलो अच्छा एक कविता सुनाओ। तो मैंने उनको एक कविता सुनाई थी कि उस समय अखंड भारत के ऊपर मैं लिखा करता था, तो मुझको नेहरू का टूटा देश नहीं, मुझे भगत सिंह का हिंद चाहिए, मुझको गंगा यमुना से संतोष नहीं, मुझे अच्छी तरह सुर में सुनाइए जी। तो वो 2 लाइनें, बहुत पुरानी बात है ये। हाँ। उस समय 1985-86 में मैंने उनको सुनाई जी, थी। जी। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू पूरा का पूरा हिंदी साहित्य के ऊपर केंद्रित हो गया, और मैं सौभाग्यशाली रहा कि वो जो प्रश्न हिंदी साहित्य पर मुझसे करते थे उनका मैं पूरी तरह उत्तर देता जाता था। तो इंटरव्यू में मैं जो भी उनको प्रभावित कर सका, तो उसका परिणाम ये हुआ कि पहली ही बार में मैं मेरिट में अंडर मतलब टॉप 10 के अंदर शामिल होके और सिलेक्ट हो गया जी। कविता मेरी चलती रही, लेखन चलता रहा जी। उसमें लिखता रहा, कई तरह की कविताएं उसमें भी रस की लिखी। लेकिन मैंने जब जागो करके एक मेरी कविता, जागो शीर्षक जी, उसमें भारत की जो भी शख्सियत हैं, जो लोग हैं जी, उनको और भारत के हर क्षेत्र को केंद्र बिंदु मानकर जी वो कविता को लिखा। इसके साथ ही मेरी एक कविता कुछ दिन पहले मैंने इसके लिखी थी, तीर्थ यात्रा जी, जिसमें भारत के वो स्थान जो आजादी की लड़ाई के लिए जी प्रसिद्ध हैं, उनको तीर्थ के रूप में स्वीकार किया, उनको तीर्थ के रूप में। जैसे उसका एक बंदा हम आपको, जहां समंदर संकल्पों का उतर झूमता आंखों में, आशा का आकाश समाया आकर जहां सलाखों में, जिसकी हर दीवार बजाती डंका जिंदाबाद का, जो मंदिर है आजादी के संघर्षों की याद का, जिसकी मिट्टी का हर कंकर तंतु है आवेश का, अंडमान का जेल सेलुलर पहला तीर्थ देश का। तो इस तरह से ये सारे तीर्थ मैंने बनाए, और इसमें एक मैंने उसमें उसको एक माला पिरोई। ये कविता मेरी प्रसिद्ध हुई। फिर जब जागो आई, तो जागो की जो लय और धुन और उसकी प्रेजेंटेशन की जो बात आई, तो वो पता नहीं ईश्वर ने कैसे तैयार करवाई। और इसके साथ एक और अच्छा किस्सा ये कि उन दिनों में मैं सागर जिले में पदस्थ था, और आदरणीय विठल भाई पटेल साहब उस समय जिंदा थे जी। तो वो मुझे बुला लिया करते थे, ए समर जी चला कविता सुनेंगे। तो मैं उनके साथ जाके बैठ जाता था। जब मैंने जागो लिखी, तभी मैं उसकी रियाज कर रहा था। तो एक दिन सागर, जब मैं मालथोन में थाना प्रभारी था, तो वहां से मैं सागर गया, तो उनसे मिलने के लिए चला गया। तो वो अपने पेट्रोल पंप पे बैठे थे, तो बोले क्या लिखा तूने नया?
तो मैंने उनको वो ये कविता पूरी सुनाई। मैंने कहा इसमें मैं अभी रियाज कर रहा हूँ, मंच पर नहीं लाया हूँ। उन्होंने पूरी कविता सुनी और मुझे 500 रुपये का नोट उन्होंने दिया। बोले ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है, ये कविता तुझे पूरी देश दुनिया घुमाएगी। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी वो कविता आप तो वो सुनाएं। कविता काफी फिर मौका भी है, बड़ी है जी, लेकिन मैं उसका एक आध बंदा जी। आपको सुनाता हूँ उसमें। भारत माँ का तिलक करो सब चंदन अक्षत रोली से, आज तिरंगा ऊंचा कर दो इनकलाब की बोली से। एक प्रश्न तुम और जोड़ दो भारत के उत्थान का, कौन रास्ता रोक सका ये झंझावत तूफान का। संकल्पों के साधक को तुम साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम्ही हो भारत माँ का तुम ही हिंदुस्तान हो। तुम्ही शिवाजी की हुंकारे राणा की तलवार तुम्ही, शंखनाद हो भगत सिंह का ऊधम की ललकार तुम्ही। शेखर के संकल्पों को तुम गाती हुई जवानी हो, तुम्ही सुनीता विलियम वाली साहस भरी कहानी हो। इंदिरा हो तुम लाल बहादुर तुम ही अटल बिहारी हो, भीमराव हो जयप्रकाश नेहरू की फुलवारी हो। गांधी की तुम परम अहिंसा नेताजी का नारा हो, तुम्ही इरादे हो पटेल के तुम कलाम की धारा हो। अन्याय का उत्तर देता नीतिगत संग्राम तुम्ही, लोकतंत्र में सिंहासन को कसती हुई लगाम तुम्ही। स्वाभिमान की नई कहानी वाला पन्ना तुम्ही तो हो, जनमत से हटतन झुकाने वाला अन्ना तुम्ही तो हो। तुम्ही समय की परिभाषा हो निर्णय हो निर्णायक हो, वंदे मातरम गीत तुम्ही हो जनगण मन अधिनायक हो। वंदे मातरम गीत तुम्ही हो जनगण मन अधिनायक। बहुत तो ये कविता चलती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये लगभग 17-18 मिनट की कविता है मंच के ऊपर। और मैंने इस कविता पे जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से लोगों को जब ये कविता सुनाते हुए झूमते हुए खड़े होके तालियां बजाते हुए देखा है, तो मुझे लगा कि ये मेरी औकात नहीं है, ये ईश्वर ने इस कविता को मुझे दिया है। और इस कविता ने मुझे सुंदर पंक्तियां आपने उस कविता की हमें सुनाई, और निश्चित तौर पर हमारे दर्शक जो सुनेंगे वो भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से भी कि जैसा आपने लिखा आपके अनुभवों के हिसाब से, और जो हमारे वीरों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में जितनी भूमिका निभाई, जो बलिदान दिया, तो उस चीज़ को वो महसूस कर सकेंगे। लेकिन समर साहब, आपने जैसा भी बताया कि 37 साल आपको पुलिस विभाग में हो गए काम करते हुए, और तमाम तरह के तजुर्बे आपने हासिल किए होंगे। पता नहीं कितने लोगों से आप, भांति भांति के लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी, भेंट हुई होगी, देश को बदलते हुए देखा होगा, परिवर्तन देखा होगा, जो आज की पीढ़ी शायद उस बात से को ना समझ पाए। आपने जो भी देखा अपने जीवन में, ये जो अभी आप देख रहे होगे, एक अजीब किस्म का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है देश में। फिरका परस्त ताकतें हैं वो कहीं से ज़्यादा मुखर होती दिखाई दे रही हैं। एक कहना चाहिए एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव जो हमारे देश में फैलाया जा रहा है, या हो रहा है, या पनप रहा है, ये बड़ा घातक है। बहुत सी बातें कही जाती हैं आज़ादी के दौर की, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, कि आज़ादी हमने कैसे पाई, किन महान जो बलिदानियों ने अपने प्राण उत्सर्ग करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन आज़ाद होने के बाद जो आज का हिंदुस्तान है समर साहब, जिसको आप और हम दोनों देख रहे हैं, इसमें जो मौजूदा परिदृश्य उभर कर आ रहा है, खास तौर से धर्म को लेकर के जिस तरह की बातें होती हैं, तो ये भी आपका कवि मन जो है उन बातों को लेकर कहीं ना कहीं द्रवित भी होता होगा और कुछ लिखना भी चाहता हो। इस पर यदि कुछ लिखा हो तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को सुनाएं। केवल एक दोहा मैं आपको सुनाता हूँ जी, और आप इस दोहे को, उसका कितना विस्तार कर सकते हो अपने अंदर जी, वो आपके सामने आ जाएगा। अपनी निष्ठा एक है जी, अपना एक विधान। जी, स्वतंत्रता दिवस का अवसर है जी, और सौभाग्य से आपसे बातचीत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हो रही है। अपनी निष्ठा एक है अपना एक विधान, पहले माटी देश की फिर अल्लाह भगवान। अरे बहुत बहुत खूब, बहुत खूब ये बात। लेकिन ये बात समर साहब लोगों की समझ में क्यों नहीं आती? बात वही है, ये हर कवि, हर शायर, हर कौम का जो कहना चाहिए कि जो सब लोग हैं वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं, बताते हैं लोगों को, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो है आपसी वैमनस्य और नफरत की बातें होती हैं हमारे देश में, क्योंकि इससे आज़ादी अब बहुत जरूरी हो गई है। अब इस पर भी मैं आपको एक दोहा देता हूँ।
पर वोटों ने खींच दी इनके बीच लकीर। जी यही है ना उत्तर आपके जी जी प्रश्न का। अब बात यह है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आज की स्थिति में अगर हम देखें तो हम सब बात करते हैं कि सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे रहे हैं, जी ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो 90% अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो 10% नेगेटिव भी होगी, जी वो तो है ही है। अगर पॉजिटिव होगा तो टार्च नहीं जलेगी, सच में नेगेटिव होगा तभी टार्च जलेगी। जी नेगेटिव की अपनी बात होती है। जो बदलाव इन 37 साल के अंदर हमने देखा है जी उस पर मैं एक छोटी सी चीज आपको बोलता हूं। जी पुलिस की दृष्टि से मैं बता रहा हूं या कवि की दृष्टि जी से, जैसा भी समझ लें। पहले गवाह ढूंढना आसान था। जी गवाह बोलते थे कि साहब झूठ नहीं बोलेंगे, भगवान को मुंह दिखाना बाल बच्चों वाले हैं। जी आज मुश्किल ये है कि गवाह बोलते हैं साहब सच मत बुलवाओ, बाल बच्चों वाले हैं। जी ये एक समस्या हम लोगों के सामने आती जा रही है, क्योंकि जो परिस्थितियां बदली हैं, जिस तरह से लोगों का अर्थोन्मुखी होना बढ़ा है। जी एक अभी एक लाइन लिखी गई थी, लोगों ने बड़ी उसको पसंद किया कि अर्थ प्रधान इस समाज में हमारे, बाकी सारी बातें अर्थहीन हैं। जी तो एक तो अर्थ प्रधान, जो कंपटीशन हो रहा है वो रोटी के लिए नहीं हो रहा, जी वो पैसे के लिए हो रहा है। जी पहले जो कंपटीशन होता था, जो व्यवसाय होता था, वो होता था अपनी रोजी रोटी के लिए। जी अब वो पूरा धन के लिए ज्यादा होने लगा। तो जहां धन की चाहत बढ़ी जी वहीं बाकी चीजें गौड़ होती चली गई। अब जब ये चीजें बढ़ी तो जो सांप्रदायिकता है, या जिस तरह से आप बात जी कर रहे हैं, ये फैलने लगी लोगों के बीच में, ज्यादा वो वायरल होने जी लगी। लोग उसके साथ अपना जुड़ते गए, फिर शक्ति प्रदर्शन शुरू हुए। जी एक समय था कि आपको पता होगा कि त्योहार आराम से निकल जाते थे। बिल्कुल मेरी एक कहानी है कर्फ्यू। मैंने धार में, जो आपका सब्जेक्ट है उसी के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, जो आपने जी एक दूसरे के प्रति नफरत की बात करी है। तो धार में मैं तिरला में लगभग 4.5 साल थाना प्रभारी रहा, और धार जैसी जगह में काम करना बड़ा अपने आप में चुनौती थी। तो वहाँ कर्फ्यू बहुत लगा करते थे। जी तो उसी कर्फ्यू के दौरान मैंने एक जो घटना देखी, उससे फिर मैंने एक कहानी लिखी कर्फ्यू, जो मेरी प्रकाशित कहानी संग्रह है पानी की परत, उसके अंदर वो कहानी है। जी तो वहां उसमें एक लाइन लिखी है मैंने कि पहले लोगों के उत्साह, जी रंगीन कपड़े और मिठाइयां बिकने से पता चलता था कि जी त्योहार आने वाला है। जी और अब पुलिस की ठक ठक, नीली चितकबरी वर्दी और रात्रि गश्त और साए साए करती लाल बत्तियों की आवाज से पता चलता है कि कोई त्योहार आने वाला है। बहुत बड़ा फर्क है, और ये ठीक नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि बदलती जा रही हैं चीज़ें, स्वरूप बदलता जा रहा है, और लोगों में एक अजीब सा, एक तो तरक्की की होड़ भी बहुत है, और उस होड़ के बीच में इस तरह की बातें जब निकल के आती हैं, क्योंकि तो बड़ा तकलीफ होती है। समर साहब, दौर था आज़ादी के पहले का, जब कवियों ने अपनी कविताओं के जरिए, अपनी लेखन के जरिए, लेखकों ने इतनी बड़ी क्रांति ला दी कि अंग्रेजों को घुटने तक टेकने पड़ गए। और कई बार मतलब बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। आज़ादी के बाद भी कवियों ने जो है अपनी वाणी से, अपनी कविताओं के जरिए अब बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव समाज में लाने का प्रयास किया, और हुआ भी। आज के समाज में जो कुछ भी व्याप्त है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सफलता को लेकर हम कहते हैं कि हम कई पायदाने आगे बढ़ गए हैं, वैश्विक स्तर पर हमारी साख बढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नैतिक मूल्य कहीं ना कहीं हमारे, समर साहब, खोते जा रहे हैं, पीछे चले जा रहे हैं, नेपथ्य में जा रहे हैं। आज के माहौल को देखते हुए कोई ताज़ा कविता, या हमारे युवाओं को संदेश, या हमारे समाज को कोई संदेश देती हुई कोई कविता हो तो हम चाहेंगे वो पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों को सुनाएं।
धरती की पूरी परदी पर संवेश स्वर में गर्जन हो, पाताल व्योम के क्षितिजों पर भारत का जय जय वर्धन हो। मन भाव विहल हो जन जन का, जिस जगह तिरंगा फहरा आए, श्रद्धा से नयन तरल हो में, हर शीश नमन में झुक जाए, सीने पर स्व का भान दिखे, मस्तक पर गहरा ज्ञान दिखे, हम कहें हिंद के वासी तो आंखों में अखिल वितान दिखे। हम रहे सदा मुस्कानों में, शत्रु के हिस्से रुदन पड़े, अपनी देहरी पर दीप लिए सृष्टि के सारे शगुन खड़े। अपनी देहरी पर दीप लिए सृष्टि के सारे शगुन खड़े। हम रहें सदा मुस्कानों में, शत्रु के हिस्से रुदन पड़े, अपनी देहरी पर दीप लिए सृष्टि के सारे शगुन खड़े। हम मीर कबीर हैं एक तरफ शिवा हैं राणा हैं, हम रहे शीर्ष पर तब भी जब भी हमने ठाना है। हर कठिन से हमने युद्ध किया, हर एक असंभव जीता है, सूरज के भाषा भाषी हम, आचार संहिता गीता है। हम रहे सदा आचार संहिता गीता है। दुनिया के कोने कोने में जा बसा देश का वंश कहे, हर मेहनत कश दिल वाले के दिल में भारत का अंश कहे। सुबह का भगवा यही कहे, संध्या की लाली यही कहे, खिल धूप छांव के रंग कहे, पूनम उजियाली यही कहे। हर संस्कार सत्कार कहे, हर आंगन देहरी द्वार कहे, हर गांव शहर परिवार कहे, पीढ़ी दर पीढ़ी प्यार कहे। हम रहें हमारा देश रहे, हर युग में ये परिवेश रहे। हम हैं अशेष, हम हैं विशेष, हम में विद्युत सा आवेश रहे। चढ़ रहे तिरंगे का जलवा, जनगण मन का यशगान रहे। जब तक धरती पर जल हवा रहे, भारत माता का सम्मान रहे। जब तक धरती पर जल हवा रहे, भारत माता का सम्मान रहे। बहुत 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 खूबसूरत कविता आपने की और एक ये प्रेरणादायी कविता है और जहाँ तक है लोगों में जोश जगाने वाली बात आपने कही है। और रहा सवाल हमारे भारत माता के भाल पर, जिस तरह से तिलक हमारे शूरवीरों ने किया, हमारी नौजवान पीढ़ी भी इस बात को समझे और उनके बलिदान को समझे और अपने देश की तरक्की में वो आगे बढ़कर आगे आए, हमारे संस्कृति और संस्कारों की रक्षा वो करें, यही हमारी कामना है। स्वतंत्रता दिवस पर हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा भारत महान और महान बनता जाए। समर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी बातें हुई, कविता पर भी बात हुई, पुलिसिंग पर भी बात हुई और आपने जिस तरह से अपने विचार और जिस तरह से अपनी बातें रखी, निश्चित तौर पे वो बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का जरिया बनेंगी। एक नज़ीर आपने स्थापित की है पुलिस महकमे में रहते हुए। एक कवि मन को भी आपने कभी जो है निराश नहीं होने दिया। कविता की यात्रा भी आपकी चलती रही और हम चाहेंगे कि ये यात्रा आपकी निरंतर चलती रहे, अनवरत बहती रहे और इसी तरह से आप हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे भोपाल के लिए नई नई कविताओं से नए जो है कहना चाहिए कि संदेश देते रहे हमारे समाज को। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आए। धन्यवाद। चौथा खंबा जी चैनल का मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ अवसर दिया और पुनः एक बार आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। तो चौथा खंबा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।